सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन की तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। अब बहुत सारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए और हमने देखा कि काफ़ी ऐसे लोग भी थे जो कि उम्मीदवार थे इलेक्शन के, उन्होंने कागजात जमा कराए और मुस्तरद उन कागजात को कर दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी तादाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत से ऐसे अरकान थे, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी को ही अगर आप ले लें, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे। 4 हल्कों से उन्होंने कागजात जमा कराए, लेकिन चारों के चारों से उनके कागजात को रिजेक्ट कर दिया गया। और भी दीगर कई और अहम रहनुमा न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्कि दीगर सियासी जमातों में भी ऐसे लोग हैं जिनके कागजात को अब मुस्तरद किया गया है। अब ज़ाहिर है उसको अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और जिनके मंजूर हुए उनकी मंजूरी को भी चैलेंज किया जा रहा है। ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ के, जिनका मुस्तकबिल अब एक बड़े अहम फैसले पर मुनहसर है कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली वाला मामला है, अब वो ताहयात होनी है या फिर वो सिर्फ एक टर्म के लिए होनी है। इस पर लार्जर बेंच बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये लार्जर बेंच अब कल से ये समाअत करने जा रहा है। तो अब मुस्तकबिल में क्या मियाँ नवाज़ शरीफ को हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए देख सकेंगे और कब तक इसका फैसला एक्सपेक्टेड हो सकता है, और आने वाले दिनों में क्या उनके लिए कानूनी चैलेंजेस कम होंगे या ज़्यादा होंगे, और फिर जो इस वक्त ओवरऑल एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है उस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा सैर कामरान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और कुछ ही देर में मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सैर साहबा, अगर आपकी इजाज़त से हारून रशीद साहब से एक दो ये सवालात मैं इससे मुताल्लिक कर लूँ, चूँकि बड़ी अहम समाअत कल होनी है, फिर इस पर आपके भी मैं बाद में कमेंट्स लेता हूँ ज़रा। तो हारून रशीद साहब, ये जो 62(1)(f) वाला मामला है, ये एक टर्म के लिए नाअहली की मुद्दत या ताहयात नाअहली, इसका फैसला ही ये तय करेगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं या नहीं। वो कि उनके कागजात जमा भी हो गए, मंजूर भी हो गए, अब उस पर एतराज़ होना या ना होना वो तो फिर बात की बात है। बड़ी मेहरबानी। अगर देखा जाए तो पहले तो मियाँ साहब को ताहयाती नाअहली की सजा दी गई थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली असेंबली ने भी एक कानून पास कर दिया था कि 5 साल से ज्यादा नाअहलियत नहीं होती। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि वावड़ा साहब के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो ज्यादा नाअहली की मुद्दत थी उसे 5 साल में कन्वर्ट कर दिया था और वो एल हो गए। अब चूंकि मियाँ साहब के केस में ये उनको बेनिफिट जाता है कि एक तो असेंबली ने 5 साल कर दिए हुए हैं और दूसरा वो एक्विट हो चुके हैं उन्हीं केसेस में जिन केसेस में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और जिन केसेस में उन्हें सजा हुई थी, उन सारे केसेस में वो सजा हो गए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उनको ये बेनिफिट जाता है कि उनकी जो नाअहली है वो नहीं हो। सही। तो अब हारून साहब, ये जो एक इश्तिहार सामने आया था अदालत उज़्मा की जानिब से मुख्तलिफ कौमी अखबारात में, जिसमें कहा गया था कि अदालती फैसले का असर आम इंतखाबात के उम्मीदवारों पर भी हो सकता है, तो ये इस इश्तिहार को देने की ये ज़रूरत क्यों पेश आई? ये एक नॉर्मल रूटीन की कार्रवाई है, इसमें ये कोई एक ख़ास मैसेज था, ये इसका कोई ख़ास मतलब होता है? नहीं, वो तो सिर्फ ये था कि जब लोग ये चमगोइयाँ हो रही थी कि इलेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को की जो डेट है उसमें ये ऑर्डर किया था कि ये इलेक्शन जो होगा वो डेफिनेटली होगा और इस बारे में अदालतों के रिमार्क या अदालतों के बारे में कुछ ना पब्लिकली बोला जाए। और सर, ये फैसला कब तक आ जाए तो मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे, या जब तक ये केस अभी पेंडिंग में चल रहा है, समातें चलती हैं और कोई हतमी फैसला नहीं आता और इलेक्शन की डेट आ जाती है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? नहीं, मियाँ साहब के जब पेपर रखे तो वो जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अदरवाइज नहीं होता तब तक वो इलेक्शन लड़ने के अहल। अच्छा। इलेक्शन इसीलिए एक्सेप्ट हुए हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब वो अगर चैलेंज हुआ है कि क्या होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट बाद में करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले अभी तक तो कोई ऑर्डर भी ऐसा नहीं है जिसे उन्हें रेस्ट्रेन किया गया हो कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सही। तो सैर कामरान साहब, अब ज़ाहिर है हालात इस वक्त जो कानूनी चैलेंजेस थे मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, कागजात भी उनके मंजूर हो गए और ज़ाहिर है कि एक आपकी जमात है जो एक बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान जो इस वक्त एक असल मुकाबला नज़र आ रहा है इलेक्शन का, तो मियाँ नवाज़ शरीफ के इलेक्शन लड़ने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है? एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा या फिर कुछ एतराज़ात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोग के?
देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा तासुर कि किसी एक खास जमात को जो है वो खास किस्म की सहूलतें हासिल हैं या उनके लिए खास किस्म का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी अदालतों के फैसले हैं, अदालतों के फैसले के बारे में कोई कयास आराई मैं नहीं करना चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है और बिल्कुल ये जो एक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो हकूक तमाम शहरियों को हासिल हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी हासिल है। जरूर हम तो पहले भी कहते थे कि आए मुल्क में वापस आए, इलेक्शन में हिस्सा लें और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका पार्ट बने, जो अदालत के जो कार्रवाई है उनका सामना करें। तो मैं समझती हूँ कि जो है इसको हम एक हेल्थी एक्सरसाइज देखते हैं कि अदालतें फैसला करें और जो है एक ऐसा माहौल हो जिसमें सबको जो है वो सबके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। सही। और सर कामल साहब, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उसकी ये सोच है कि सबको इलेक्शन लड़ने के मसावी मौके भी मिलें, सबको लड़ना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो जिस तरह हम देख रहे हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का जो एक रेशो सामने आया हमारे, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोगों के कागजात मुस्तरद हुए जा रहे। वो एक जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में वो लोग हैं, वो तो अपने सारे उनको केसेस वगैरह भी फेस करने ही हैं, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वैसे ही मौके इस वक्त मिलने चाहिए 9 मई के बाद भी जिस तरह के दीगर जमातों को इस वक्त हासिल है? देखिए, पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान की सालमियत मुकद्दम है। मैं समझती हूँ 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या होना नहीं चाहिए था। और ये जो आज जो माहौल बना है इसकी बुनियाद जो है वो खुद तहरीक इंसाफ के बानी ने रखी थी। जिस किस्म का माहौल उन्होंने क्रिएट किया, जिस किस्म का उन्होंने एक जो है वो सियासी और माशरती तक़सीम को हवा दी, पोलराइजेशन सोसाइटी में पैदा की और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को हदफ बनाया और जिस किस्म के कवानीन वो लेकर आए, आज मैं समझती हूँ उनको उन्हीं का सामना है। ये अब आज जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने दुरुस्त कहा कि पहले एक दफ़ा वो आगे आके अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे। जो उन्होंने गलतियाँ की, जिस तरीके से मुझे बताएँ कि ये कौन-सा सियासी हक है कि आप कौमी इदारों पे हमला करें? ये कौन-सा जो है वो सियासी हक है कि आप शोहदा की यादगारें जलाएँ? कौन-सा सियासी हक है कि आप अपने ही मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें? देखिए, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें जो काम मैंने बोला ना, कानून बालातर है। जो फैसले हों वो कानून के तहत हों। हाँ, अगर किसी का नाजायज़ पेपर रिजेक्ट हुए हैं तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वे जो क्वालीफाई करता है पाकिस्तान के कवानीन के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत, उसको बिल्कुल हक हासिल होना चाहिए कि वो इलेक्शन में आए। लेकिन बिल्कुल सर ये साहब, कि यही वो पॉइंट था मेरा कि ये जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ तो कानून हरकत में आए और फौरी तौर पर उनके केसेस का फैसला भी हो, उनको सजाएं भी हों, लेकिन जो लोग उस पूरे अमल का पार्ट नहीं रहे, किसी और जगह मौजूद थे, आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो अगर उन लोगों में से किसी के कागजात मुस्तरद होते हैं तो फिर इस अमल से मुतालिक क्या इसकी मजम्मत होनी चाहिए या क्या इस पर बात करनी चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, बराबर के मौके सबके लिए होने चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि किसी को भी इंतकामी कार्रवाई का जो है निशाना बनाना चाहिए या ऐसा कोई तासुर मिलना चाहिए कि देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की ताकत और अवाम के वोटों पे यकीन रखती है। हम समझते हैं कि हमें यकीन ये होना चाहिए कि हमारे वोटर जो आए और इंतखाबी अमल में हिस्सा लें, बजाय ये कि किसी को बाहर रखने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी इसी में है कि जो भी पाकिस्तान के कवानीन के तहत क्वालिफाई करता है उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है उसका फैसला होना चाहिए और हमें जो हमारे जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर नजर आना चाहिए, उसके इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। महज किसी को इंतकामी कार्रवाई का सही। निशाना नहीं बनाना चाहिए। जो किसी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है उनको बिल्कुल मौका होना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी किस्म की ऐसी जो है मैं समझती हूँ कि कार्रवाई में मुलव्वस है जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि फिर ये अगर आज आप एक को इजाजत देंगे तो फिर आप जो है जिनके खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बना था क्या उनको भी इजाजत देंगे? हम्म, सही। मुल्क के अंदर तो जो है महमूद मौलवी इंतहा साहब, ये पसंदी जो या बड़ी अहम, पोलराइजेशन जी कोई गुंजाइश नहीं है ना। मुल्क के जी अंदर जो ठीक है है सर आप साहब, पॉइंट नफरतों आपका आ की गया। कोई गुंजाइश नहीं। जी ठीक है, मैं वापस आपकी तरफ ज़रा आता हूँ। महमूद मौलवी साहब, ये जो कल समाअत होने जा रही है, ज़ाहिर बड़ी एक पेशरफ्त है इस पूरे केस में जो नाअहली वाला मामला है, तो इसमें आप लोगों की जमात की भी दिलचस्पी है, चूँकि जहांगीर तरीन साहब भी ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ साथ वो भी नाअहल हैं और उनसे मुतालिक भी फिर आप लोग होपफुल हैं कि आगे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। आप लोगों की जमात कितनी दिलचस्पी ले रही है इस पूरी सिचुएशन में?
देखिए हम तो वेट एंड सी कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं इस पे कहूंगा, इसको जब असेंबली ने पास कर दिया और ये जो है उसके बाद जो है इसके ऊपर होना नहीं चाहिए, मगर अब जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और अब नज़र तो ऐसे आ रहा है कि जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है या जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उससे तो ये मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को क्लियर नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जो मुझे नज़र आ रहा है उसमें मुझे ये नवाज शरीफ साहब को क्लियर करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। या तो ये इसको लिंगर करते करते इलेक्शन कंप्लीट होने तक ले जाएंगे और या तो जो है ये फैसला देंगे कि हम जो है विद जो है पास्ट इफेक्ट के अंदर इसको हम जो है नहीं पास कर सकेंगे और ये जो कानून बना है ये नए लोगों के लिए। तो मुझे जो नजर आ रहा है कि दैट वुड बी, हालांकि ये अच्छा नहीं होगा, मैं तो कहता हूं कि सबको इलेक्शन का हक होना चाहिए। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई के कागजात जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, सब में ज्यादा कागजात जमा भी पीटीआई ने किए। एक एक कैंडिडेट के जगह 2 के जगह 10-10, 12-12 अगर करेंगे तो उसमें से 1 से 2% चांसेस तो होते हैं ना कि वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये तो हमारे, देखिए मैं आईपीपी की बात कर रहा हूँ, आईपीपी के कराची में कागजात रिजेक्ट हुए, अब किसी के किसी बुनियाद पे हुए किसी, मगर अगर मेरा ये कहना होगा कि जी जो ज्यादती हो रही है वो होना नहीं चाहिए, मगर अगर आप 10 देखें ना 10-15 कैंडिडेट आप फाइल करेंगे तो ये बहुत मुमकिन है किसी का, देखें कोई बिजली का बिल का डिफॉल्टर है, कोई बैंक्स का है, कोई एफबीआर के बड़े इश्यूज हैं, अगर इन इश्यूज के ऊपर किसी को भी कर रहे हैं तो हमें इसको जो है पॉजिटिव भी लेना चाहिए ना, देखिए ना। सही। अगर हम तो महमूद साहब लेकिन ये बताएं कि ये एक हल्के पर एक सीट पर ये इतने 10-10, 12-12 लोग ये कहाँ से इनके पास आ गए? चूंकि इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो तो इस वक्त मंजर पर नहीं है, कोई इलेक्शन एक्टिविटी भी नहीं हो रही, कोई पब्लिक गैदरिंग्स भी नहीं हो रही, और आप हो गई, आपकी जमात हो गई या नून लीग हो गई, तो ये जमातें तो हमें ये कह रही थी कि इनके पास तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे टिकट लेने के लिए, और फिर ये 10-10 लोग एक हल्के से सामने आ रहे हैं, तो ये कैसे, कौन लोग हैं फिर ये? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि वो कहते हैं कि भाई क्योंकि इनको सीटें कंफर्म किसी को नहीं की है तो इसलिए हर आदमी अपना किस्मत ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, किस्मत आजमाने के लिए जो है वो फॉर्म भर रहा है कि देखिए जी मुझे टिकट मिलेगा और मैं निकल जाऊंगा, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मगर मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये ना कहें कि देखिए जी इलेक्शन कमीशन को आज से हम अगर डैमेज करना शुरू कर दें और इलेक्शन कमीशन की रिट को ख़त्म करें, तो आप मुझे बताएं तो फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर जो है फिर आप जब यकीन ही नहीं करेंगे तो कल तो आप कोर्ट में चले जाएंगे कि जी इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया जाए, उसकी वजह कि ये तो धांधली हुई है, तो पूरा इलेक्शन को नल एंड वॉइड अगर कर दिया जाए, कोर्ट कर दे, तो हमारे मुल्क के, लेकिन महमूद साहब ये इलेक्शन कमीशन पर तो डे 1 से उंगलियां उठ रही थी, और वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो जाहिर है कि उसमें इलेक्शन कमीशन भी एक बड़ा फैक्टर है ना, क्योंकि उसका काम है हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। तो अगर देखें, अगर ये इलेक्शन इतने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो कमीशन का इदारा अगर इतने कंट्रोवर्शियल है तो इस इदारे को बनाया क्यों गया है? देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक इदारा बनाएं फिर आप उसके ऊपर यकीन भी ना करें। अगर आप पुलिस पे यकीन नहीं करते हैं तो रेंजर्स आ जाती हैं, रेंजर्स पे नहीं करते हैं तो हम फौज लेके आते हैं। अब आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर आपको यकीन नहीं होगा तो हम नया इदारा तो नहीं बना सकेंगे ना इस मुल्क में। आपको किसी ना किसी के ऊपर तो जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना किसी ना किसी को। देखिए ये हम इस नेगेटिव माइंडसेट से निकल जाए, और मेरे ख्याल से नेगेटिव माइंडसेट से हम निकले और हम इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है उसको तस्लीम करें और कहें कि जी जो भी वो रिजल्ट्स देगा वो एक्सेप्टेबल है। अगर वही वाली बात है कि आप गवर्नमेंट को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे जी हम इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप मुझे बताएं फिर हम इलेक्शन क्यों कर रहे हैं? फिर हम इलेक्शन ना करें, फिर हम घर पे बैठ जाते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अरबों रुपए हुकूमत के लग रहे हैं, लोगों के पैसे लग रहे हैं, लोगों का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? तो फिर कोई नया फार्मूला लेके आके और गवर्नमेंट चलाए।
ठीक है, तो हारून साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है, इससे कुछ सियासी जमातें मुतमईन हैं, कुछ मुतमईन नहीं हैं। अब जो इनके इख्तियारात हैं, जो इनका मैंडेट है, इस वक्त ये ओवरऑल सारी सिचुएशन मुल्क की और इलेक्शन की तैयारियों की, इंतज़ामात की आपके भी सामने है। आप इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि अपने इख्तियारात और मैंडेट के साथ इंसाफ कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तमाम सियासी जमातों को बिल्कुल एक जैसा लेकर चल रहे हैं, या कहीं आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ट्रीटमेंट में इलेक्शन कमीशन के? देखिए, ये तो हर सियासी पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है, और जो पार्टी खुद अपने लिए फील करती है कि ये ऐसा हो रहा है तो उस पर जाहिर है वो एतराज़ात करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो होता है वो एक न्यूट्रल इदारा होता है, और उसी का काम होता है कि इलेक्शन करवाए पूरी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान मुंतखब होके आते हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू आते हैं। माजी में भी एतराज़ात होते रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन होकर असम्बलियाँ आ जाती हैं तो वो एतराज़ात सारे खत्म हो जाते हैं। इलेक्शन से पहले ये वाजे जोर दिया जाता है जी कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है या दूसरी पार्टी को लेवल प्ले फील्ड मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर कोई जेन्युइन एतराज है। तो अदरवाइज तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन पे एतराज इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा टूल नहीं होता कि जिससे वो धांधली करे, लेकिन उन्होंने फेयरली इलेक्शन करवा के कौम को नुमाइंदगान देने होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो आके असेंबली में बैठते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है, सारी पार्टियों को लेकिन हारून साहब पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना इलेक्शन कमीशन का भी, कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तय नहीं हो पा रहा था उनके और प्रेसिडेंट साहब के दरमियान, फिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ा, फिर हल्काबंदियों पर एतराज़ात सामने आए, फिर वो वक्त ख़त्म हुआ तो इलेक्शन का जो प्रोग्राम है उसका वो अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे थे, उस पर भी जब अदालत ने पाबंद किया तो फिर उन्हें वो उसका ऐलान करना पड़ा। तो ये इतनी ज़्यादा ये चीज़ें क्रिएट हो गई जिसमें हर चीज़ में अदालत को इंटरवीन करके और उस मामले को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ा। तो इसलिए रिजर्वेशंस कहीं कहीं खदशात दुरुस्त लगते हैं सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन पर। देखिए ना, मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये इलेक्शन के मामला ज़्यादा ख़राब किए, क्योंकि 2 असेंबलियाँ प्रोविंशियल उन्होंने डिज़ाल्व कर दी थी बगैर किसी वजह के, और उससे भी मुल्क को माशी नुकसान भी हुआ, और असेंबलियों के जो इलेक्टेड लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको भी नुकसान हुआ। तो उनका जो टेन्योर था वो काम कर दिया गया और उन्हें पहले ही असेंबली से फारिग कर दिया गया। और इसी तरह नेशनल असेंबली से वो उठ के चले गए और रिजाइन कर दिए। उन्होंने अपनी अगर रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होती और वो अपोजिशन में बैठते तो एक स्मूथली जो सिस्टम है वो चलता। उस सिस्टम को पीटीआई ने चलने नहीं दिया था, जिस वजह से ये इंतशार पैदा हुआ और कभी इलेक्शन हो रहा था कभी नहीं। और 90 डेज में अगर प्रोविंशियल असेंबली के रिक्वायरमेंट है तो वो 90 डेज में इसलिए नहीं हुए थे कि वो एक अनजस्टिफाइड रीजन थी जिस वजह से उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व की। और फिर नो कॉन्फिडेंस तो होती रहती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर नो कॉन्फिडेंस होती है तो वो उसके अमल को या उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करे। तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया और सारे मेंबरान जो हैं वो असेंबली छोड़ के चले गए। जो जमहूरी इदारे होते हैं, जमहूरी लोग होते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास अगर हुकूमत है तो मैं बैठूंगा और मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं बैठूंगा, यही सिस्टम था। उनसे हुकूमत गई तो उसी दिन वो असेंबली से सारे रिजाइन करके चले गए। फिर उन्होंने काफी कोशिशें भी की कि हमारे जो रिजिग्नेशन हैं वो वापस हों, लेकिन एक दफा रिजिग्नेशन हो जाए तो वो फिर एक दफा पॉलिटिकल लोग जो फैसला कर लेते हैं, मेरे ख्याल में उस पर कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हालात को खराब करने में उनका ज्यादा रोल था। ठीक, और यही वजह। ठीक है, तो सैर साहब, अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोगों का ये मुतालबा था, अब ये कुछ बेहतर हालात आपको इस वक्त लग रहे हैं? एक एतराज़ आप लोगों का था कि नून लीग सिर्फ जो नंबर्स है अपने वो पूरे कर रही है, सारी छोटी जमातें जाकर उनसे मिल रही हैं और वो उनको एक सपोर्ट फराम कर रही हैं और वो पब्लिक में नहीं जा रहे हैं। अब उनके जलसे जुलूस भी होते हैं, हम देख रहे हैं। आज भी लाहौर में एक एक्टिविटी हुई है, पिछले 1-2 रोज़ में भी चंद एक एक्टिविटीज़ हमें इस तरह की नज़र आई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी पब्लिक में जाना शुरू किया है। तो जो प्लेइंग फील्ड है वो आप लोग के लिए भी अब लेवल है? देखिए, बात ये कि पहली बात तो मैं इसको क्लैरिफाई करूं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पे कोई हमला नहीं किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हम इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार और मजबूत देखना चाहते हैं और हमेशा इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर तारीख का अनाउंस नहीं हो रहा था तो हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे।
अगर निगरान हुकूमत की तरफ से खास माहौल पैदा हो रहा था तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, और डेफिनेटली हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने का मुकम्मल हक हासिल है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी किसी इदारे पे हमला नहीं किया, ये हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी अगर आप पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट की बात सुने या चेयरमैन की बात सुने, हमने इलेक्शन कमीशन को मजबूत और खुदमुख्तार देखने की बात की है और हमेशा उनको उनका साथ दिया है। अब बहरहाल जो आप हाँ, अगर अच्छी बात है पीएमएलएन को वाकई इस बात का एहसास हो गया कि इलेक्शन जो है वो अवाम में जाकर होंगे, बंद कमरों में नहीं होंगे, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन का माहौल पैदा हो। पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी थी जो मुसलसल इलेक्शन को डिमांड कर रही थी, जो मुसलसल इलेक्शन एक्टिविटी में है, जिसने अपने मैनिफेस्टो के जो नुकात हैं उनका ऐलान किया है, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में है। बाकी ये कि ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करना और ऐसा तासुर देना, जो एक गुफ्तगू चल रही थी कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन डिले हो जाए, 18वीं अमेंडमेंट को खत्म कर दें, ये चीजें गैर जमहूरी हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, तरक्की सब जमहूरियत में है और इसी में इस्तेकाम है मुल्क का। तो जमहूरी जो एक तसलसल है वो चलना चाहिए और वही उसी में मैं समझती हूँ कि बेहतरी के रास्ते हैं। और किसी भी सियासी जमात को ये सोच के कि जी जोड़ तोड़ की जो है वो सियासत करने से उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, वो गलत है। वो एक ऐसा माहौल, एक तासुर पैसा पैदा हुआ था जिसके ऊपर यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना हमारा हक था। सही। और यानी अब जो इस वक्त जो मंजर नज़र आ रहा है, अब तो तकरीबन सबके लिए फील्ड बराबर है और सबके पास ये वक्त है 35-38 दिन का कि वो आवाम में जाएं और आवाम किसको फिर मुंतखब करते हैं उनके अपने ऊपर होगा। यानी अब मामला सिर्फ मौसर कैंपेन्स तक और मंशूर तक आ गया ना, कि अब किसका मंशूर ज़्यादा पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद होता है और उनको समझ आता है। बिल्कुल, देखिए 10 नकाती जो मंशूर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पेश किया है, वो एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेहतरीन एजेंडा है कि किस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, किस तरीके से हमने जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसको डील करना है, किस तरीके से बिजली के मसाइल को हल करना है, किस तरह से नौजवानों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है, रोजगार के मौके पैदा करने हैं, किस तरीके से जो है आमदनी को दुगना करना है। तो एक मुकम्मल एक कम्प्रिहेंसिव प्लान दिया है और ये जो हमने प्लान दिया है घर बनाने, ये सबका फ्रेमवर्क मौजूद है। हम हवा में बात नहीं कर रहे। यानी बारिश और सैलाब के बाद पीपल्स पार्टी ने 20 लाख घरों का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस पे काम हो रहा है, लोगों को घर मिल रहे हैं, वो अपनी मर्जी के घर बना रहे हैं। इसी तरीके से जो है एक बहाली भी चल रही है, इसी तरीके से जो है सोलराइजेशन के ऊपर के मुतबादिल जो एक तरीके हैं उनके ऊपर ऑलरेडी सिंध के अंदर काम हो रहा है। हमने सोलर एनर्जी के जरिए भी बिजली पैदा की है, विंड एनर्जी के जरिए भी की है, कोयल के जरिए भी पैदा करके जो है नेशनल ग्रिड को बिजली दी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बिजली पैदा हो रही है। इसी तरीके से जो है जो यूथ के लिए प्लान दिया है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है यूथ के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग और उनको कैरियर काउंसलिंग का, और उनको जो है जब तक उनको जॉब न मिले स्टाइपेंड का एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऑलरेडी वसीला रोजगार प्रोग्राम मौजूद है, जिसके जरिए जो है नौजवानों के लिए जो है एम्पावरमेंट के और तरक्की के रास्ते जो है वो खोले जाए। इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने काम किया है। तो ये वो पीपल्स पार्टी जिन बुनियादों पे बात कर रही है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, वो जो है उसका ऑलरेडी फ्रेमवर्क है। आपके कुछ नुकात ऐसे भी हैं जो कि आईपीपी के मंशूर से भी मिलते जुलते हैं। तो महमूद मौलवी साहब, ये बिजली फ्री देने की पीपल्स पार्टी भी 300 यूनिट तक बात कर रही है, आप लोगों ने भी बात की है, मुख्तलिफ जो और मंशूर के नुकात हैं उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये काबिल अमल हैं पाकिस्तान की इस मौजूदा मौशी हालत में रहते हुए? महमूद साहब जी बिल्कुल, मैं आपके ऊपर देखिए, मैं आपको इसके ऊपर तो बड़ा क्लियर आपको बता दूं, ये हमने इसके ऊपर पूरी वर्किंग करके और उसके बाद ये जो है ये हमने दिया था कि जी 300 यूनिट फ्री। अभी बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है। देखिए ये मुमकिन इसलिए है कि लाइन लॉसेस को हम रोक के, देखिए लाइन लॉसेस का एक कोई भी बिजनेस में एक पोर्शन होता है जो कि हर बिजनेसमैन रखते हैं, तो चाहे वो केसी हो या कोई भी हो। अब जहां पे वो एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जी लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे, जो पूरी प्लान हम बना रहे हैं, और उसी में से देखें जो 300 यूनिट तक के लोग हैं उनको हम जो है बिजली फ्री देंगे। ठीक है, चलें, वर्किंग आपकी पूरी। अब देखते हैं कि किस हद तक इस पर कब तक हम अमल होते देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, महमूद मौलवी साहब, सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ी एडजस्टमेंट्स चल रही हैं, इलेक्टोरल अलायंसेस भी बनने जा रहे हैं। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का जो सीट एडजस्टमेंट है वो आगे कितना कामयाब हो सकता है।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात अब कुछ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब फैसला ये होना है कि कितनी सीटों पर ये एडजस्टमेंट होनी है और फिर इस एडजस्टमेंट को कितना कामयाब बनाना है कि दीगर जमातें भी इसका हिस्सा बनेंगी और कितना फ़ायदा इन तमाम जमातों को हो सकेगा। कितनी सीटें एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी कराची से मुस्लिम लीग नून को पेश करने जा रही है और उसके बदले में फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को क्या मिलेगा, और ओवरऑल सिंध के लिए और ख़ासतौर पर कराची के लिए ये मामला कितना बेहतर होगा। चूँकि 2018 में हमने देखा था जब एमक्यूएम पाकिस्तान की पोजीशन खासी बेहतर थी, उस वक्त उनका एक क्लेम था कि उनसे सीटें छीनी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। तो क्या आज उनकी पोजीशन 2018 से बेहतर है, और अगर है तो फिर एडजस्टमेंट की ज़रूरत उनको क्यों पेश आ रही है? इन्हीं तमाम नुकात पर गुफ्तगू करते हैं। फारूक सत्तार साहब के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये मुस्लिम लीग नून और आपकी जमात की जो एडजस्टमेंट होने जा रही है, इसमें किसको कितना फ़ायदा होगा? एमक्यूएम पाकिस्तान का कितना फ़ायदा है इसमें, मुस्लिम लीग नून का कितना फ़ायदा है, और कितनी सीटों पर आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने जा रहे हैं कराची और फिर ओवरऑल सिंध से? मेरे ख्याल में अब तो किसी भी सियासी जमात के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो अपने सिर्फ सियासी ग्रोही फायदे के लिए सोचे और इनका इश्तराक या मफाहमत सिर्फ इसीलिए हो कि किसको फ़ायदा पहुंचेगा, किसको ज़्यादा किसको कम। ये बिल्कुल हमारे इस मफाहमत के पीछे ये मकसद है ही नहीं। मैं बिल्कुल इसको मुस्तरद करता हूँ अगर कोई भी ये सोच रहा है। अच्छा, ये एक वसीतर मफाहमत है जो कि एक कौमी मुश्तरका कौमी एजेंडे जो कि कम से कम नुकात पर मुश्तमिल हो, उस पर तमाम सियासी जमातों को, अकाबरीन को, उनको जो है वो यकजा किया जाए। और इलेक्शन से पहले अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो तो अगर ज़्यादा जमातें आ जाएं तो एक कौमी एजेंडा बन जाए ताकि आने वाली हुकूमत 5 साल अपने आराम से पूरे करे। इल्ज़ाम, जवाबी इल्ज़ाम, और फिर किसी भी एक इशू को लेकर पूरी पार्लियामान हाईजैक हो जाती है, पूरी हुकूमत एक ही उसमें लग जाती है। वो अपोजिशन हुकूमत अपोजिशन, इन्हीं के दरमियान खेल होता है। अवाम बस खामोश तमाशाई बने रहते हैं और लोग वहीं पर खड़े 75 सालों से। भाई ये हमने एक इनहराफ किया माजी की रिवायत से कि इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन से पहले हमने ये मफाहमती जो है वो कोशिश की और उसका आगाज किया ना इस अमल का। तो मेरे भाई इसमें यह है कि देखें हमने जो बुनियादी नुक्ता बनाया कि भाई क्या 1200 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के और सेनेट के अराकीन अवाम की तकदीर के मालिक बन सकते हैं, या 12 लाख लोगों को अगर आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे जो कि काउंसलर्स हैं, यूसी चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट टाउन चेयरमैन है, मेयर है मुख्तलिफ शहरों के, ये 12 लाख लोग अगर काम करेंगे, ये बाख्तियार होंगे ना, तो हर घर की दहलीज पर इंसाफ भी पहुंचेगा, पानी भी पहुंचेगा, कचरा भी उठेगा, गटर भी साफ होंगे और उनकी जो बुनियादी सहूलतें उन्हें मिलेगी। और उससे क्या होगा कि वो बगैर किसी स्ट्रेस के, जहनी अजियत के अपने घर की किफालत भी करेंगे, मेहनत करेंगे, मुल्क को भी तामीर और तरक्की के रास्ते पे लगाएंगे। ये असल में कामयाबी की कुंजी। अगर पाकिस्तान को 22वीं 23वीं सदी में जाना है तो भाई ये मफाहमत है हमारी, इनकी सीटों का कोई जिक्र नहीं। अच्छा, तो फारूक साहब ये मफाहमत फिर ये सिर्फ सिंध की हद तक ही महदूद है या फिर ये पंजाब भी जाएगी? चूंकि एक मौके पर हम देखते थे कि मुल्तान में एमक्यूएम पाकिस्तान मुतारिक हो रही थी और वहाँ पर आपका एक वोट बैंक भी बनना शुरू हुआ था, तो इस मफाहमत को वहाँ तक भी लेकर जाएंगे इस इलेक्शन से पहले, और वहाँ भी हम एमक्यूएम को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता और मुस्लिम लीग नून को एमक्यूएम को सपोर्ट करता देखेंगे, या फिर ये बस सिंध और कराची की हद तक ही महदूद रहेगा? अरबाब जहांगीर भाई देखिए, मैं माजरत के साथ एक बात कहूँगा, मुर्गे की एक टांग, फिर आपने वही वाली बात की। मैंने कहा कौमी मफाहमत है, ये पूरे मुल्क की सतह पर है। अच्छा। अब इसमें थोड़ी कि अगर PMLN कराची या सिंध से इलेक्शन लड़ेगी तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि एमक्यूएम पाकिस्तान उनको सीट पर या इलेक्शन, देखिए ये दोनों तरफ से तय है कि ये इलेक्शन की मफाहमत नहीं है, ये सीटों का एडजस्टमेंट नहीं है, ये कौमी मफाहमत है। मुल्क के 25 करोड़ आवाम के वसीतर मफाद में, मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में, ये मुल्क को और लोगों की जो बेजारी है ना सियासत से, सियासी अमल से, सियासी अकाबरीन से, सियासी जमातों से, लोग तंग और बेजार है। मैं तो कह रहा हूँ एक सियासी अकाबिर या कारकुन होते हुए कह रहा हूँ ना भाई, तो हम तो उसको अब संजीदगी से ये काम होगा। अब इसमें गैर संजीदगी का हम मुतामिल नहीं हो सकते। मुल्क और हम सियासी जमहूरी अमल को अगर कायम रहना है और सियासी जमहूरी अमल के जरिए ही 25 करोड़ आवाम की तकदीर बदलनी है,
तो मजबूत मरकज, मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित नहीं हुआ। 50 साल तक हम इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे, 60 साल तक। फिर 15 सालों से अब मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है, हम एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए। नहीं हुआ ऐसा। मजबूत जिले ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। चीन की तरक्की, मलेशिया की तरक्की, थाईलैंड की, जनूबी कोरिया की, वियतनाम की, ये सब की तरक्कियां देखिए तो उनके जो बड़े शहर हैं वो तरक्की के इंजन बने। उनके अजला जिनको एक बाख्तियार, बावसीला, मौसर बनाया गया, एक बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार दिया गया, एक मकामी खुद मुख्तारी दी गई, तो आज देखेंगे ममालिक कहाँ से कहाँ चले गए। तो फारूक साहब, ये कौमी, चूंकि आप इसको कौमी मुफाहमत का नाम दे रहे हैं और इसमें अच्छी खासी जमातें भी ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर शामिल होंगी, लेकिन मुल्क की हमारी 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, तो 2 बड़ी जमातें तो इस इत्तेहाद का पार्ट है ही नहीं, या ये जो मुफाहमत हो रही है इसका, इस अमल का हिस्सा है ही नहीं। इन जमातों को आपने दावत नहीं दी, या नज़रियाती इख्तिलाफ है, या साथ मिलाकर इनको चलने का इरादा नहीं है? इनको क्यों नहीं आप फिर इसमें शामिल कर रहे हैं, बल्कि इनके खिलाफ आप ये इत्तेहाद कर रहे हैं? अब सिंध का जो अलायंस होने जा रहा है, इलेक्टोरल अलायंस या सीट एडजस्टमेंट, वो तो दरअसल पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। देखिए, इलेक्टोरल एडजस्टमेंट तो अब तक एक सीट पे भी नहीं हुआ। अगर इसकी निचली सतह पर एक कमेटी है, उसको हमने इख्तियार दिया कि अगर भाई आप समझते हैं कि कहीं हमारे वोट उनके काम आ सकते हैं, उनके वोट हमें काम आ सकते हैं, तो आप बात कर लें। लेकिन हमने उसको तो अपनी गुफ्तगू का महवर, मरकज और महवर बनाया ही। अच्छा, हमने तो एक और किसी के खिलाफ भी नहीं। पीपल्स पार्टी आज आ जाए ना, मैंने उनको दावत दी है। मैंने उनकी जो यहाँ की क़यादत है उनसे कहा है कि भाई ये हमने एक आईनी तरमीमी बिल आर्टिकल 140A को हमने जो है उसकी तशरीह की, और एक नया 140A दे रहे हैं हम, जो प्रपोज कर रहे हैं अपने आईनी पैकेज में, आईनी तरमीमी बिल में। और दूसरा 160 कौमी मालियाती कमीशन से मरकज को भी डायरेक्ट पैसा मिले, वफाक को जो मिल रहा है, फिर वहाँ से सूबों को भी डायरेक्ट मिले जो मिल रहा है, बल्दियात को, जिलों को, तहसीलों को भी वहीं से बराह रास्त मिल जाए। इसमें बीच में सूबों को नहीं आना चाहिए। जो हमारी आबादी और जो क्राइटेरिया नेशनल फाइनेंस कमीशन में वसाइल की तकसीम का, उसी के मुताबिक शहरों को भी मिल जाए, जो शहरों का हिस्सा होना चाहिए, जो सूबों के हिस्से से मिलना चाहिए। लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो मकामी हुकूमत के कानून में है। मकामी हुकूमत का कानून साला खुद 140A की सरीहन नफ़ी करके बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये गैर आईनी है, इसको तब्दील करो मियाँ, इसकी जगह एक आइन के मुताबिक आप बनाए जिसमें मालियाती, इंतज़ामी और सियासी खुद मुख्तारी दी जाए। लेकिन नहीं दी, पीपल्स पार्टी ने यहाँ नहीं दी, पंजाब में पंजाब की हुकूमत ने नहीं दी, और बलूचिस्तान में भी। हाँ, KPK में थोड़ा बेहतर मॉडल आया। तो PTI से इसलिए बात करने की जरूरत है कि PTI रात को अलापती रही है भाई इतने सालों से, या कुछ नहीं, और बात है। यानी जब से बनी कह तो रही है मकामी हुकूमत, मकामी हुकूमत। और जो पीपल्स पार्टी को जो आपने दावत दी, वो सिर्फ टीवी टॉक शोज की हद तक, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक दावत दी, या बाज़ाब्ता कोई मुलाकात, कोई सिलसिला इस तरह का शुरू हुआ और आप लोग संजीदा हैं कि वो भी आएँ और आपके साथ चलें? बाज़ाब्ता दिया है, उनकी लीडरशिप को पैगाम दिया उन्हीं के लोगों के जरिए से, और कहा कि सोचें। देखिए, असल में उधर ये नहीं कि अगर हमारी इस बात को मानकर आ गए ना, तो वो जो उनके गुब्बारे में जो हवा भरी हुई ना, वो निकल जाएगी। क्योंकि वो तो लाड़काना नवाब शाह में अपनी पीपल्स पार्टी के मेयर को इख्तियार नहीं देना चाहते, वो तो अवाम को कहीं पर भी इख्तियार नहीं देना चाहते। तो कराची तो सौतेली औलाद है उनकी, सौतेली से भी बदतर है उनके साथ जो 15 साल से शुरू हुआ है। लेकिन 15 साल में बता दें कि K4 का मंसूबा क्यों शुरू, 5 मरतबा तो डिजाइन चेंज हुआ, क्योंकि मफादात है ना, मफादात है कि इधर से लाइन जानी चाहिए, वहाँ से जाने की अब तक यही तय नहीं हो रहा। तो बहरिया टाउन से जाएगी, वहाँ से जाएगी, ये मसले सारे भाई वहाँ तो वहाँ अवाम की भलाई बेहतरी नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूँ मीडिया के लोग भी इसमें अब आ जाएं, कराची को बचाने के लिए हम सब मिलकर जद्दोजहद करें। आप भी अपना एक आला इख्तियाराती, अपनी खुद एक आला सतह की कमेटी, सीनियर एंकर्स की, सीनियर सहाफ़ियों की बना के हमें बुलाएं, हमारी बात सुने, उन्हें बुलाएं, 15 साल का उनका ऑडिट करें, हमारा करें। हाँ, हमने भी इसलिए डिलीवर नहीं किया कि हमारे पास जो शहरों की सीटें हैं वह इख्तियारी नहीं है, हमारे पास वोट है, मैंडेट है, इख्तियार नहीं। वसीम अख्तर के पास भी नहीं था, तो वसीम भाई को भी चाहिए था कि 3 साल के बाद खैरबाद कह रहे थे, वो बैठे रहे, तो वो गलती हुई, उसकी माफी MQM को हमें मांगनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, तो मैं तो बहुत क्लियर बात करता हूँ, खुली बात करता हूँ। आपके जो वोटर्स या आपके जो सपोर्टर्स हैं, जिस तरह आप क्लेम करते हैं 2018 में आप लोग बहुत सारी सीटें जीते, लेकिन वो आपसे लेकर फिर
पीटीआई को दी गई और फिर बाद में आप लोग उनकी हुकूमत में भी शामिल हुए। अब उस अपने वोटर को, एक तो आपका वो जेन्युइन वोटर है जो आपको वोट कर रहा है, और एक वो वोटर है जो कि आपकी तरफ से अब शिफ्ट हो चुका है पीटीआई को, उसको आप कैसे एग्री करेंगे कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी को भी दावत दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठें और वसी तर मफाद में साथ चलें? उसके माइंड को आप कैसे क्लियर करेंगे कि कल जिन लोगों के खिलाफ सियासत हो रही थी आज उन्हीं को साथ लेकर चलने की बात हो रही है? आप मुझे बताएं, मेरे पास कोई चॉइस है? मीडिया के पास कोई चॉइस है? आप क्यों, अगर पीपल्स पार्टी को, जैसा कि मैंने पेंट किया कि उन्होंने जुल्म किया, नाइंसाफी की, लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा, 30,000 अरब रुपए का बजट 15 सालों में मिला, तो भाई कराची में नहीं लगा, हैदराबाद में नहीं लगा, सक्कर मीरपुर खास में नहीं लगा, यार नवाब से लाड़काना में तो लग जाता है, जैकबाबाद कश्मीर में तो कुछ नजर आ जाता ना भाई। ये 30,000 अरब का बजट, तो अब तो ये जो खून का सौदा हो रहा है ना जुल्फकार अली भुट्टो से बेनजीर का, अब तो अंदरून सिंध में उनका ऑडिट मेरे सिंधी बोलने वाले भाई बहन बेटे बेटियां करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, मेरे पास चॉइस होगी ना, दही सिंध से कोई और क़यादत आएगी, कोई और जमात आएगी, वहाँ के नौजवान एक नया सियासी अमल बनाएंगे, जिस तरह 1978 में एमपीएम एपीएमएस से बनी और कायम हुई, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी एक अच्छी मुतबादिल क़यादत आएगी तो उनसे बात करेंगे। लेकिन अगर अवाम के पास कोई चॉइस नहीं है, अवाम भी मजबूर है, उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो भाई मैं और आप क्या करेंगे? आप भी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, आसिफ जरदारी का बयान देंगे, आप भी तो दे रहे हैं ना भाई। तो इसका मतलब है कि मैं और आप दोनों मजबूर हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो मेरे पास चॉइस, पंजाब में अगर पीएमएलएन आएगी या पीटीआई आएगी, लेकिन जो भी आए, लेकिन मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले कमिट करें अवाम के सामने कि हम सब लोग इस कौम की बेदारी और जो सियासत से वो उनकी दूरी नजर आ रही है, उसको दूर करने के लिए हम अल्लाह रसूल की कसम खाकर कहते हैं कि भाई हम मकामी जलई जो खुद मुख्तारी पर जाएंगे, लोगों को बाइख्तियार बनाएंगे, मेयर को बाइख्तियार बनाएंगे, एक एक काउंसलर को जो वार्ड का है, एक एक चेयरमैन जो यूसी का है, और मुझे कहेंगे भाई ये तरक्याती फंड आप लो, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली अब सिर्फ पॉलिसी बनाएगी, फैसले करेगी, रिसर्च करेगी, कानून साजी करेगी, गाइडेंस देगी, हायर एजुकेशन को देखेगी, आला सनतों को देखेगी, छोटी सनतें, और ये सारे काम जो हैं वो इंटरमीडिएट तक कॉलेजेस और मैट्रिक तक स्कूल, ये 50,000 स्कूल एक वजीर आला वजीर तालीम देख सकता है, अरबाब जहांगीर नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। कहाँ पानी आ रहा है किसी स्कूल में, कहाँ निकासी आपका निज़ाम है, टॉयलेट कैसे हैं, क्या है, बच्चों की सेहत कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, टीचर आ रहे नहीं आ रहे, नहीं देख सकता। हाँ, मेयर का गरेबान पकड़ना आसान होगा अगर लाड़काना के 2000 स्कूल लाड़काना के मेयर के अंडर में दे दिए जाएंगे, बेटा अब तुम्हारा एहतसाब होगा, वजीर आला का एहतसाब नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि आगे किस मॉडल को लेकर चलना चाह रहे हैं, किस तरह से लोकल गवर्नमेंट को और शहरी हुकूमत को फ़ाल करना है, उसको इख्तियारात भी दिलवाने। अब देखते हैं कि इनकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपस में ट्रेड की बात हो रही है, एक दूसरे की हिमायत में दोनों ममालिक के बयानात सामने आ रहे हैं। और ऐसे में फिर जो मगरबी ममालिक हैं, ख़ास तौर पर बरतानिया के जो ममालिक हैं, उनको इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। एक बरतानवी खबर रसां इदारे की जानिब से इस पूरी सूरत हाल पर स्टोरी भी रिपोर्ट की गई, तशवीश का इजहार भी किया गया कि भारत और रूस आपस में एक दूसरे के साथ आगे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और रूस और यूक्रेन की जो जंग हुई उसके बाद भी इन ताल्लुकात में कहीं कोई ख़राबी या ये ताल्लुकात मुतासर होते नज़र नहीं आए। तो अब मगरबी ममालिक के लिए सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, और ये वही मगरबी ममालिक हैं जो कि कश्मीर की सूरत हाल पर, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर चुप साधे हुए हैं। इनकी जानिब से कहीं कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आता, कहीं इंसानी हुकूक की बात नहीं की जाती। लेकिन भारत और रूस के ताल्लुकात पर जब इनके अपने मफादात को ठेस पहुँच रही है तो फौरी तौर पर इनकी जानिब से रिएक्शन भी सामने आ रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल पर ये ताल्लुकात कितने तक चल सकते हैं, कितनी कामयाबी के साथ चल सकते हैं, और भारत के लिए मगरबी ममालिक की जो तशवीश है वो आगे चलकर किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये भारत और रूस में पहले तो ये बताइएगा कुर्बत की वजह क्या है, क्यों ये दोनों ममालिक एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं और आगे भी साथ चलने की बात की जा रही है, और उस पर ज़ाहिर है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तशवीश अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात जो हैं सन 1951 से हैं और बड़े टाइम टेस्टेड हैं। उनका सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, या दूसरा जो वहाँ पे इंडियन
इवन पावर प्लांट्स भी लगे हुए हैं या दूसरे दीगर मशीनरी वगैरह उनकी इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होती है वो रूसी साख्ता है। तो ये तो कहना जो है कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो जो है वो कोई नई है या नया कोई इशू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया था रशिया ने, तो इंडिया ने न्यूट्रल होने का एक सिग्नल दिया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और कहा था कि ये हम न्यूट्रल हैं और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है हम उसके जो है ना उसके अच्छे में है ना बुरे में है। तो बेसिकली एक किस्म की उसने साइड ली थी यूरोपियन यूनियन या यूके की, और दैट मैटर यूनाइटेड स्टेट्स की या नेटो की जो फोर्सेस की, जो उसका तो ओपिनियन था। लेकिन हालिया दिनों के अंदर चूंकि इंडियंस बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर, स्पेशली खालिस्तान की लीडरशिप जो कत्ल उन्होंने की है वहाँ पे कनाडा में, और फिर एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सीआईए के एहलकारों ने रॉक एजेंट्स को पकड़ा न्यूयॉर्क में, तो उससे खातर ख्वाह जो है एक सेटबैक मिला इंडियन और अमेरिकन और फॉर दैट मैटर जो आपके यूरोपियन यूनियन के साथ उनके ताल्लुकात थे। इसी सिलसिले में जो भी इंडियन रिपब्लिक डे आ रहा है फरवरी के अंदर, उसमें जो बाइडन जो है वो एक्सपेक्टेड थे कि वो विजिट करेंगे इंडिया का, लेकिन इसी जो रॉ की या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जो एक धब्बा लगा इंडिया को जो कि प्रूव हुआ, तो उस सिलसिले में उन्होंने अपना विजिट भी कैंसिल किया था। तो अभी एक इंडिया ने एक किस्म की इसको काउंटर चाल चली है और 25 दिसंबर से लेके अब तक जो है वो जयशंकर साहब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हैं वहाँ पे रशिया में, और रशिया ने भी इस मौके को क्यों इसको अच्छी तरह से मेरे ख्याल कैश किया, क्योंकि अनप्रेसिडेंटली जो सदर पुतिन है वो जनरली अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, वो किसी फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलते हैं, लेकिन स्पेशली मॉस्को में उन्होंने मुलाकात की जयशंकर से, और जिसमें एक जो खत का भी एक्सचेंज हुआ जो कि मोदी ने लिखा सदर पुतिन को, जिसमें कि इंडिया की तरजीहात जो हैं वो रशिया के जो इंटरेस्ट है उनके साथ कन्वर्ज कर रही थी। तो इनका ये मिलना बेसिकली इंडियंस की तरफ से एक मैसेज था यूएस के लिए और वेस्ट के लिए कि हम जो है वो बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर आप हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हमारा पुराना कैंप जो है रशिया उसमें जाके बैठेंगे। तो ये एक किस्म की जो बुग़्ज़ चाइना के अंदर जो वो इंडिया को एक जो है सपोर्ट करते चले आए थे ट्रेड के लिहाज से, मिलिट्री इक्विपमेंट के लिहाज से, और इलाके में उसकी जो थानेदारी जो है ओरिजिनल पुलिसमैन जो बना रहे थे या इंडियन ओशन के अंदर उसको एक नुमाया रोल अदा कर रहे थे यूएस और यूरोपियन यूनियन स्पेशली यूके, तो उसको एक बड़ा सेटबैक मिला है। तो पुतिन ने इसको सही मानों में कैश किया, और मैं समझता हूँ कि इंडिया जो हमेशा से मैं उसको मुहावरतन अगर कहें कि मुंह पे राम राम और बगल में छुरी रखता है, तो उसने वैसे तो न्यूट्रलिटी का बात की, लेकिन जब बात की वहां पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉस्को में, तो उसने कहा कि दुनिया चेंज हो रही है, इकोनॉमी ने भी चेंज होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि वर्ल्ड ऑर्डर ने भी चेंज होना है। अब वर्ल्ड ऑर्डर के मतलब है कि डायरेक्टली थ्रेटनिंग स्टेटमेंट उसने यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक इसका सोल सुपर पावर की सो कॉल्ड दो की उसमें डिबेट हो सकती है, लेकिन उसकी जो स्टेटस है उसको एक किस्म का चैलेंज किया और कहा कि मल्टीलैटरल ये दुनिया है और रशिया को आपने सुनना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उसने दुनिया को ये भी बताया कि हमारी $50 बिलियन की जो है टर्न अराउंड हुआ है जो पिछले साल में रशिया के साथ ट्रेड में है। तो अगर वेस्ट ये समझता है तो अहमद साहब ये इस वक्त इसका मतलब कि ये इंडिया एक डबल गेम कर रहा है कि रशिया के साथ खड़ा भी है और शो ये कर रहा है कि हम वो अपनी पोजीशन न्यूट्रल भी कर रहे हैं इंडिया की। एक तो ये इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये एक्चुअल पोजीशन है क्या, और इस एक्चुअल पोजीशन का इदराक अब वेस्टर्न कंट्रीज को हो चुका है, यानी इंडिया का डबल गेम उन्हें समझ आ चुका है? देखिए, इंडिया हमेशा से डबल गेम करता है। उसके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं वो बड़े मंजे हुए फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी भी उनके रहे हैं, तो वो तो इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट को जो है प्ले करता है। अभी पिछले तकरीबन 2010 से लेके अब तक जिस तरह से यूएस ने खास करके इंडिया की सपोर्ट की है फाइनेंशियली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, तो इंडिया जो है उसका खतर पाए एक स्टेटस बन गया दुनिया के जो है एक फोरम के ऊपर, एक चेस बोर्ड के ऊपर। तो अब वो एज ए लीवरेज यूज कर रहा है अपने रिलेशंस को रशिया के साथ, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्पेशली यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया के ऊपर एक बैकलैश आने जा रही है या वो दुनिया में जिस तरह से एक्सपोज हुआ, तो उसने इंडिया रशिया रिलेशनशिप को एज ए लीवरेज यूज किया है ताकि वो प्रेशर डाल सके वेस्ट और यूएस की जानिब। तो उसको दोगलापन इंडिया का कह सकते हैं, लेकिन वो सही मानों में कहा जाता है कि डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो आपके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, आपकी फ्रेंडशिप कॉमन नहीं होती है, वो परमानेंट नहीं होती, इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। तो इंडिया सही मानों में चूंकि अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है अपने फाइनेंशियली, मिलिटरीली, तो अब वो अपना रंग असल दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि
वेस्ट को और स्पेशली यूएस को अब पछताने का टाइम आ गया कि वो किस तरह से अहमद साहब, ये इस इंडिया की इस स्टेबिलिटी के बावजूद भी अगर ये 26 जनवरी को उनके रिपब्लिक डे पर जो बाइडेन इंडिया नहीं आते और इनविटेशन के बावजूद नहीं आते, तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया के लिए हो सकती है? ये इस मौजूदा हालात में ये कितनी अहमियत का हामिल है? और फिर क्वाड की मीटिंग अगर नहीं हो पाती इंडिया में, और तो उसके क्या फिर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो इंडिया को फेस करने पड़े? देखिए, एक झटका तो जरूर लगेगा। एक नॉर्मल गोइंग थ्रू एक चीज चल रही थी, एक स्टेबल सी था, उसमें एक टोगयानी आ गई, तो ये एक किस्म की इसमें जो है वो आपको डिस्टर्बेंस तो नजर आ रही है। क्वाड की मीटिंग का ना होना, उसका कैंसिल होना, जो बाइडेन का ना आना, या वेस्ट की तरफ से इंडियंस पे क्रिटिसिज्म होना, तो ये तो देखें ये तो होगा। लेकिन अभी इसको रशिया जो है वो इस बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यूक्रेन में एक प्रोटेक्टेड वॉर लड़ रहा है और दुनिया की और एक बाइपोलर वर्ल्ड रही है अब तक, और उसमें चाइना जो है वो अपने आप को सुपर पावर के तौर पे इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता मिलिटरीली, तो एक किस्म की बाइपोलर वर्ल्ड तो रही है। तो लिहाजा इंडिया दोबारा से रशियन कैंप में जाता हुआ महसूस हो रहा है, और ताकि वो उसको एज अ लीवरेज यूज करे, एज अ ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे यूज करे, जो वेस्ट जो है उसकी तरफ देख रही है। अभी आप यूनाइटेड स्टेट्स में भी अगर आप देखें ना, जो बाइडेन की पॉलिटिकल सिचुएशन को इतनी स्ट्रांग नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से निकला है, और इसराइल के अंदर भी खातर खास को कामयाबी जब नहीं मिली है, फाइनेंशियली वो इन्फ्लेशन वहां बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमी उनकी वीक हो रही है, और वहां इसके साथ साथ ट्रंप को भी अब परमिशन मिल गई कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, तो जो बाइडेन की भी उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं है। तो लिहाजा रशिया के साथ खड़ा होना, मैं समझता हूँ वहां पे जो बाइडेन की इस वक्त पॉलिटिकल हैसियत है उस पर खातर को डेंट डालेगी इस चीज को। अच्छा, और अब इंडिया का रशिया के साथ चलना और फिर अनाउंस करके चलना, बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट हो जाना, दुनिया को पता होना, और फिर एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के साथ भी जुड़े रहने की कोशिश, तो ये क्या ये पैरेलल ये दोनों चीज़ें आप इन फ्यूचर चलते हुए देख रहे हैं, या फिर बहरहाल इंडिया को इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली? देखिए, स्ट्रेटेजिकली इंडिया ने हमेशा से पोजीशन ली है कि वो किसी जो है वो कैंप का हिस्सा नहीं है, वो नॉन अलाइंड है, वो जो है हमेशा से न्यूट्रल रहा है, ना वो सीटो सेंटो का हिस्सा बना था, ना परमानेंटली वो रशिया को अपने कैंप में या कम्युनिस्ट ब्लॉक में जाने के लिए वो ओपनली कहा करता था। लेकिन अभी चूंकि इंडिया के भी उतने ही इंटरेस्ट है वेस्ट की जानिब, उसने वहां पे एक ट्रेड डेवलप कर रखी है, एक उसकी खातर का जीडीपी का हिस्सा वेस्ट की तरफ से आता है, तो वो नहीं चाहेगा कि इसकी जो मंडियां हैं बेसिकली उसमें वेस्टर्न मसनूआत ना आए, या उन्होंने जो जदीद इक्विपमेंट्स लिए हैं मिलिटरीली, स्पेशली S-400 जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिया, तो इस तरह की किसी किस्म की जो है वो उसमें कोई दरार पड़े या उसमें कोई ब्रेक लगे, तो वो उसको बैलेंस करके चलने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका चूंकि वो वीकर विकेट के ऊपर है, उसके ग्राउंड्स में या उसके जो पाँव हैं वो ग्राउंड पे नहीं है, वो हवा में मुअल्लक हैं, क्योंकि बुरी तरह से इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ है। स्पेशली पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उसने बुरी तरह से इंडिया को एक्सपोज किया, किस तरह से अफगानिस्तान के थ्रू वो यहाँ पे हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहा है, और अब तो खैर वो कनाडा वाले और अमेरिका और यूके वाले भी इसकी तायद करते हैं कि यहाँ पर भी इंडियन रॉ एजेंट्स जो अपने जो है वो बदनामे जमाना कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। तो एक किस्म का वो इसको एज अ क्विड प्रो क्वो के तौर पर इस्तेमाल करेगा कि अगर आप रशिया की तरफ इंडिया को नहीं जाना देना चाहते, जिसमें स्पेशली उसने $50 बिलियन की ट्रेड की बात की है, तो वो वेस्ट को बड़ा ओपनली बता रहा है कि आपकी ट्रेड पे हम डिपेंड नहीं कर रहे, तो हमारी ऑलरेडी 50 बिलियन की ट्रेड है रशिया के साथ, जो कि आने वाले दिनों में मजीद इनहांस होगी। तो जयशंकर ने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इयादा किया था, तो ये बेसिकली तमाम ब्लैकमेलिंग पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिप्लोमेसी के टूल यूज करते हुए इंडिया जो है वो वेस्ट को बावर करना चाहता है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब थे। गुफ्तगू आपने ब्रिगेडियर साहब की सुनी। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।